हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। आई एम स्नेहा सिंगाटिया और आज के इस वीडियो के अंदर हम आपकी बीएड सेकेंड ईयर का जो हमारा पेपर नंबर 4 है, देखिए पेपर नंबर 4 जो है हमारा अधिगम हेतु आकलन जो कि बीएड द्वितीय वर्ष का पेपर नंबर 4 है, उसकी यूनिट नंबर 3 हम करने वाले हैं। देखिए बीएड के एग्ज़ाम्स की खूबसूरती यही है, मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि निबंधात्मक प्रश्न अगर हम कर लेते हैं तो हमारे लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न उन्हीं में से लगभग 95% क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की। पहला प्रश्न है हमारा, प्रयोजन के आधार पर आकलन का वर्गीकरण करिए। एक्सप्लेन क्लैरिफिकेशन ऑफ असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। प्रयोजन के आधार पर, तो चलिए प्रयोजन के आधार पर देख लें। असेसमेंट जो होती है वो दो तरह के होते हैं, एक तो फॉर्मेटिव FA जिनको बोलते हैं यानी कि जो संरचनात्मक होते हैं, और एक होते हैं जी योगात्मक यानी कि समेटिव असेसमेंट जिन्हें हम ऐसे कहते हैं। ठीक है जी, तो फॉर्मेटिव और समेटिव एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। संरचनात्मक और योगात्मक आकलन साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य शिक्षा के क्षेत्र की विभिन्न वस्तुओं और प्रक्रियाओं जैसे शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, कक्षा शिक्षण और शिक्षा उद्देश्य, शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षा सामग्री इत्यादि की वांछनीयता को ज्ञात करने की प्रक्रिया से है। निस्संदेह मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक निर्णय लेने में सहायता करना है, अतः शैक्षिक मूल्यांकनकर्ता का अंतिम लक्ष्य शिक्षा में सुधार लाना है। मिचेल स्क्रीवेन ने सन 1967 में मूल्यांकन की भूमिका की चर्चा करते हुए मूल्यांकन को दो स्पष्ट भागों में विभाजित किया। उसने कहा कि शैक्षिक मूल्यांकन दो भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं अदा कर सकता है। मूल्यांकन की ये दो भूमिकाएं संरचनात्मक भूमिका और योगात्मक भूमिका है। आकलन की भूमिका के इसी द्विआधारीय विभाजन के आधार पर स्क्रीवेन ने संरचनात्मक आकलन तथा योगात्मक आकलन में विभेद स्पष्ट किया। स्क्रीवेन के द्वारा प्रस्तावित आकलन के इन दोनों प्रकारों का शैक्षिक जगत में स्वागत किया गया और इन्हें ही स्वीकार कर लिया गया। अगर हम संरचनात्मक आकलन को समझें तो संरचनात्मक आकलन को कुछ विद्वान निर्माणात्मक आकलन भी कहते हैं। संरचनात्मक आकलन से अभिप्राय किसी ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया या सामग्री आदि का इस प्रकार के आकलन करने से है जिससे मूल्यांकन के आधार पर सुधार करना संभव हो। दूसरे शब्दों में संरचनात्मक आकलन किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया की सामग्री की प्रभावशीलता, गुणवत्ता, वांछनीयता और उपयोगिता का आकलन इसलिए करता है कि कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया या सामग्री को और अधिक प्रभावशाली, गुणवत्तापूर्वक, वांछनीय और उपयोगी बनाया जा सके। स्पष्ट है कि संरचनात्मक आकलन में किसी निर्माणाधीन कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया और सामग्री को अंतिम रूप देने से पूर्व उसके प्रारंभिक प्रारूप का आकलन किया जाता है जिससे उसकी संरचनात्मक कमियों को दूर कर लिया जाए। यानी कि काम को करने के ड्यूरेशन के बीच में यह किया जाता है ताकि अंतिम रूप से पहुंचने से पहले ही बीच में जो कमियां रह गई हैं उन्हें हम दूर कर लें। उदाहरण के लिए यदि किसी पाठ्यपुस्तक के प्रारंभिक प्रारूप का आकलन इस दृष्टि से किया जा रहा है कि इसके छपकर बाजार में आने से पूर्व इसमें आवश्यक सुधार करके इससे अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बनाया जा सके, तो इस प्रकार के जो मूल्यांकन होता है उसे संरचनात्मक आकलन कहा जाएगा। ठीक है जी। इसी प्रकार से यदि किसी नवीन शिक्षण विधि, दूरदर्शन पाठ, पाठ्यक्रम, सहायक सामग्री आदि में संशोधन और सुधार करने की दृष्टि से अगर इसका आकलन किया जाता है तो उसे हम कहेंगे जी संरचनात्मक आकलन। स्पष्ट है कि संरचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रम, सामग्री को तैयार करने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा तैयार किए जा रहे कार्यक्रम या सामग्री की कमियों को इंगित करना और उन्हें दूर करने के उपाय बताना है। अतः संरचनात्मक आकलन के कार्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। आगे अगर हम बात करें योगात्मक आकलन, तो योगात्मक आकलन को संकलनात्मक आकलन भी कहा जा सकता है। संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम, योजना या सामग्री की समग्र वांछनीयता को ज्ञात करने की प्रक्रिया से है। दूसरे शब्दों में योगात्मक आकलन किसी शैक्षिक कार्यक्रम, सामग्री को यथावत स्वीकार करने या भविष्य में जारी रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सके। स्पष्टतः योगात्मक आकलन पहले से स्वीकृत कार्यक्रमों, योजनाओं या सामग्री को भविष्य में यथावत जारी रखने तथा उपलब्ध अनेक विकल्पात्मक कार्यक्रमों और सामग्री में से किसी एक सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करने की दृष्टि से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटर कक्षा के लिए विज्ञान के किसी एक पाठ्यपुस्तक का चयन करने हेतु विभिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित बाजार में उपलब्ध गणित की अनेक पाठ्यपुस्तकों का आकलन करवाती है तो उसे हम कहते हैं जी योगात्मक आकलन। चलिए, यानी कि सेशन के बीच में जो होते हैं उसे संरचनात्मक आकलन कहते हैं और सेशन के एंड में जो हमारी परीक्षा होती है पास फेल करने की दृष्टि से वो होती है हमारी जी समेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम इनकी तुलना करें, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, तो ये हमारी जो है तुलना की गई है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले
कक्षा अध्यापक सामान्यतः छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन करने में ही अधिक रुचि रखता है। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में भी संरचनात्मक तथा योगात्मक आकलन को परिभाषित किया जा सकता है। जब कोई अध्यापक या अन्य कोई आकलन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर या शैक्षिक कार्यक्रम के अंत में या शिक्षा सत्र के समापन पर छात्रों की उपलब्धि का आकलन करता है तो इस प्रकार के मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। स्पष्टतः इस प्रकार के आकलन का उद्देश्य छात्र की संप्राप्ति का आकलन करके उसे आगामी कक्षा में प्रोन्नत करना होता है। ठीक है जी। जबकि अध्यापकगण अगर अपनी शिक्षण विधियों में सुधार की संभावनाएं खोज सकें, इस दृष्टि से जो किया जाता है उसे हम संरचनात्मक आकलन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, संरचनात्मक और योगात्मक आकलन की भूमिकाओं के विभेद को समझने से स्पष्ट हो जाता है कि योगात्मक आकलन की अपेक्षा संरचनात्मक आकलन शिक्षा जगत की वास्तविकताओं में भूमिका अदा करता है। वह शैक्षिक कार्यक्रम योजना और सामग्री को अधिकाधिक प्रभावशाली बनाने का भरसक प्रयास करता है और वह केवल निष्क्रिय निर्णायक मंडल का सदस्य मात्र नहीं है, वरन प्राय कार्यक्रम बनाने वाली समिति का भी एक सक्रिय सदस्य होता है जो समिति के कार्यों को अच्छा बनाने की दृष्टि से प्रयास करता है। इसके विपरीत योगात्मक आकलन वस्तुतः शैक्षिक कार्यक्रम के संबंध में निष्क्रिय भूमिका जो है अदा करता है और वह कार्यक्रम निर्माण में सहयोग प्रदान नहीं करता वरन निर्णायक का कार्य करता है। मूल्यांकन की दोनों प्रकार की भूमिकाओं के लिए बाह्य और आंतरिक आकलन किया जा सकते हैं और बाह्य और आंतरिक दोनों ही प्रकार के आकलन की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। बाह्य आकलन योगात्मक भूमिका को और आंतरिक आकलन संरचनात्मक भूमिका को अदा करता है, परंतु किन्हीं परिस्थितियों में आंतरिक आकलन योगात्मक भूमिका और बाह्य आकलन संरचनात्मक भूमिका अदा करते हुए अधिक लाभकारी सूचनाएं प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्यीकृत या इंसेप्टिव मापन क्या कहलाता है? नॉर्मेटिव और इंसेप्टिव मेजरमेंट क्या होते हैं? तो देखिएगा, परीक्षण के चयन और इससे प्राप्त अंकों की व्याख्या करते समय इस तथ्य पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि प्रयुक्त परीक्षण में सम्मिलित प्रश्नों की प्रकृति या उसकी अंकन विधि किस तरह की है। यदि परीक्षार्थी को परीक्षा के प्रश्नों में अनेक विकल्पात्मक क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का बाध्य चयन करना होता है तो ऐसे परीक्षणों से प्राप्त अंकों को इंसेप्टिव प्राप्तांक कहते हैं। और जबकि अगर व्यक्तित्व, रुचि और अभिरुचि जैसे परीक्षण होते हैं वो कभी कभी प्रयोजक को बाध्य चयन करना पड़ सकता है इसमें, परंतु ये बाध्य चयन बहुविकल्पात्मक प्रश्नों से अलग होता है। ठीक है जी। बाह्य चयन प्रश्नों में चयनित विकल्प से मापे जाने वाले चर की किसी एक विमा को प्राप्तांक मिलते हैं और गलत विकल्प का चयन करने पर 0 अंक मिलता है, जबकि इंसेप्टिव मापन में तुलनात्मक पसंद की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इंसेप्टिव शब्द का प्रयोग मापन के क्षेत्र में पहले रेमंड केटल ने 1944 में किया था। बाद में केटल ने अपनी पुस्तक पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन, स्ट्रक्चर एंड मेजरमेंट जो सन 1957 में प्रकाशित हुई थी, इसमें इंसेप्टिव मापन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था। और इस दृष्टि से मापन प्रक्रिया जो है वो 3 प्रकार की हो सकती है। मापन के 3 प्रकार हैं: निरपेक्ष मापन, सामान्यीकृत और इंसेप्टिव मापन। कुछ परिस्थितियों में इन तीनों ही प्रकार का मापन किया जा सकता है, जबकि कुछ परिस्थितियों में किसी एक प्रकार या किन्हीं 2 प्रकार का मापन ही संभव हो सकता है। निरपेक्ष मापन से प्राप्त अंकों के लिए परम शून्य स्थिति संभव होती है। इस प्रकार के मापन से प्राप्त अंक किसी गुण के निरपेक्ष मात्रा को अभिव्यक्त करते हैं और अधिकांश भौतिक चर जैसे लंबाई, भार आदि का मापन निरपेक्ष मापन ही होता है। सामान्यीकृत मापन में परम शून्य स्थिति असंभव होती है और इस प्रकार के मापन से प्राप्त अंक किसी बड़े और सामान्य समूह के अंदर किसी छात्र या किसी छात्रों की सापेक्षिक स्थिति को ये इंगित करते हैं। ठीक है जी। इंसेप्टिव मापन में न तो परम शून्य की स्थिति संभव होती है और न ही सामान्य समूह के सदस्यों की सापेक्षिक स्थिति स्पष्ट होती है। इसके विपरीत इंसेप्टिव मापन में प्राप्त अंक किसी छात्र के किसी गुण पर समूह में स्थिति या किसी छात्र के विभिन्न गुणों पर उसकी अपनी सापेक्षिक स्थिति बताते हैं। निरपेक्ष मापन में सामान्यीकृत मापन की सभी विशेषताएं सम्मिलित रहती हैं, परंतु सामान्यीकृत मापन और इंसेप्टिव मापन एक दूसरे से प्राप्त भिन्नता जो है वो रखते हैं। अतः मापन और मूल्यांकन के छात्रों के लिए सामान्यीकृत और इंसेप्टिव मापन के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझना अत्यंत आवश्यक है। नॉर्मेटिव असेसमेंट, सामान्यीकृत मापन की अगर हम बात करें तो सामान्यीकृत मापन सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाली एक मापन विधि है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों मापनियों के द्वारा सामान्यीकृत मापांक जो है वो प्राप्त होते हैं और सामान्यीकृत प्रकृति के ये मापांक जो है वो एक दूसरे से भिन्न रहते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर कि जैसे बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है। प्रथम छात्र है वो इनमें से किस तरह के मार्क्स वगैरह लेता है, कितना मार्क्स का योग रहता है, किस तरह का माध्यमान है, कैसा उनका मानक विचलन है। तो ये सब चीज़ें जो हैं
ठीक है, ये होती है जी हमारा नॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर हम इंसेप्टिव मेजरमेंट की बात करें तो इसके अंदर सामान्यीकृत मापन के विपरीत इंसेप्टिव मापन में किसी भी छात्र के द्वारा विभिन्न प्रश्नों प्राप्त अंक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं। एक प्रश्न बीमा के प्राप्तांक जो है अन्य प्रश्नों के प्राप्तांकों को क्रमबद्ध ढंग से प्रभावित करते हैं। ठीक है जी, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, इंसेप्टिव मापन का एक उदाहरण है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर गुणवत्ता होती है। गुणवत्ता यानी कि जो प्रथम छात्र है, कोई भी छात्र है, वो प्रश्न 1 को कितनी गुणवत्ता देता है, 2 को कितनी गुणवत्ता देता है, तो सभी की गुणवत्ता अलग अलग होती है और योग उन सभी का ही 15 होता है। 15 मध्यमान सभी का ही 3 होगा, मानक विचलन सभी का ही 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो मापन होता है उसे हम कहते हैं जी इंसेप्टिव मापन। ठीक है, इसके अंदर युग्म तुलना प्रश्न, बाध्य चयन, क्यू प्रश्न, ये सब आते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता और महत्व बताते हुए अध्यापक के लिए इसके उद्देश्य बताइए। यानी निदानात्मक आंकलन को परिभाषित करके उसको समझाना है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है? निदानात्मक आंकलन को नैदानिक आंकलन भी कहते हैं। इस प्रकार के परीक्षण मुख्यतः संप्राप्ति परीक्षणों का ही एक रूप है, परंतु निदानात्मक आंकलन का उद्देश्य संप्राप्ति परीक्षण की तुलना में अधिक व्यापक होता है। संप्राप्ति परीक्षण किसी विशेष विषय में कुछ या कुछ विषयों के समूह में छात्रों के द्वारा अर्जित ज्ञान और बोध आदि का मापन करते हैं, परंतु निदानात्मक आंकलन उस अर्जित ज्ञान की विशिष्टताओं और ज्ञान और बोध प्राप्ति में आ रही बाधाओं को जानने का प्रयास करते हैं। निदानात्मक आंकलन से प्राप्त सूचनाओं के विस्तृत विश्लेषण से छात्रों की कमजोरियों का पता चल जाता है, जिससे उनकी अधिगम प्रक्रिया में तथा अध्यापकों की शिक्षण विधि में परिवर्तन करके उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकता है। तो ये कुछ परिभाषाएं भी हैं। निदानात्मक आंकलन को आप अच्छे से समझ चुके हैं, यानी कि कोई भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी कमजोरियां हैं, छात्र की जो भी स्थिति है उसका ज्ञान लगाए, उनकी कमजोरियों को ढूंढे और फिर उसका जो है उसको सेट करने का प्रयास करें। तो यही होता है हमारा निदानात्मक आंकलन। अगर हम देखें, निदानात्मक आंकलन के प्रयोग करने में प्रमुख उद्देश्य अग्रांकित होते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य यह है कि किसी विशिष्ट प्रकरण के ज्ञानार्जन में छात्रों की कठिनाइयाँ, उनकी कमियाँ, उनकी कमजोरियों का पता लगाना, उनके अवरोधक तत्वों का पता लगाना, अध्ययन प्रक्रिया के अंदर कौन कौन से अवरोधक आ रहे हैं उनका पता लगाना, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने के आधारों का पता लगाना और पिछड़े छात्रों की विभिन्न कठिनाइयों को ज्ञात करना, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुझाव देना। अगर हम नेक्स्ट बात करें, निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता और महत्व। आज के वर्तमान युग में शिक्षा का मनोवैज्ञानिकरण जो है वो किया जा रहा है और आज की शिक्षण प्रक्रिया में बालक की रुचि, मानसिक योग्यता, व्यक्तित्व आदि की ओर विशेष महत्व दिया जा सकता है। हम व्यक्तिगत शिक्षण को सामूहिक शिक्षण की उपेक्षा अधिक प्रभावशाली और उपयोगी मानते हैं। वास्तव में व्यक्तिगत शिक्षण का संपादन तभी संभव है जबकि अध्यापक शिक्षण करते समय बालक की व्यक्तिगत सीखने की कठिनाइयों का निदान करता रहे। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बालकों की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाया जा सकता है और अतः एवं निदानात्मक परीक्षण व्यक्तिगत शिक्षण के लिए आवश्यक और उपयोगी है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निदानात्मक परीक्षण का विशेष महत्व है। इस परीक्षण के महत्व को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए उपयोगी। देखिए, निदानात्मक परीक्षण की सहायता से अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को ज्ञात कर लेता है और किसी छात्र ने विषय वस्तु को कहाँ तक सीखा है या क्या नहीं सीख पाया है, इन सभी बातों का ज्ञान निदानात्मक परीक्षण के द्वारा ही हो सकता है। इसके द्वारा छात्र के सीखने संबंधी कठिनाइयों, समस्याओं के कारण भी मालूम हो जाते हैं, जिससे अध्यापक छात्र की कठिनाइयों को दूर करने का उपाय भी करता है। शैक्षिक परिस्थितियों के लिए भी उपयोगी होता है। ये श्रम और समय की भी बचत होती है। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं निदानात्मक परीक्षण के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि क्या इसके उद्देश्य होते हैं निदानात्मक परीक्षण के। बेसिकली चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना इसका उद्देश्य होता है। किसी विषय में पिछड़े हुए बालकों को पहचानना, उनकी विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाना और उनका उपचारात्मक सुझाव देना। विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों के मौलिक तत्वों से विचलित अध्यापक पद्धतियों की कमियों को ढूंढना और उनमें सुधार करना। ठीक है जी। भाषा के विषयों में क्षेत्रीय और जातिगत विशिष्टताओं और उनकी कमियों को इंगित करना और क्षेत्रीय और जातीय दृष्टिकोण से आवश्यकता अनुसार विशिष्ट जाति के छात्रों के लिए भाषा शिक्षण की व्यवस्था करना। निदानात्मक परीक्षण उपलब्धि परीक्षण हेतु परीक्षण पदों के प्रकार निर्धारित करने में सहायता प्रदान करता है और निदानात्मक परीक्षण द्वारा छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान हो जाता है और इससे अध्यापक को एक दिशा मिलती है, एक डायरेक्शन मिलती है कि वह छात्र की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर अपनी शिक्षण विधि में सुधार ला सके। निदानात्मक परीक्षण में प्राप्त परिणामों के आधार पर पाठ्य सामग्री में सुधार किया जाता है।
छात्र के अंदर जो भी विशिष्ट कौशलों की कमियां हैं उस और भी हमें संकेत मिलता है, उन्हें सुधार किया जा सकता है। देखिए, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य सदैव विशिष्ट शिक्षण की युक्तियों को प्रदान करना है जिससे छात्र वांछित अधिगम की प्राप्ति कर सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण क्या है और उपलब्धि परीक्षण में कौन कौन सी क्रियाएं निहित हैं। तो चलिए, अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है। अचीवमेंट टेस्ट की अगर हम बात करें तो निष्पत्ति परीक्षा विद्यालय में विषय संबंधी ज्ञान की परीक्षा है। इस परीक्षा में अध्यापक यह ज्ञात कर सकता है कि छात्र ने कक्षा में बैठकर एक विषय में कितनी उन्नति की है और उसने विषय संबंधी ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है या नहीं। इस तरह निष्पत्ति परीक्षा सीखने के उत्पादन का मापन करती है। ठीक है जी। सुपर ने निष्पत्ति परीक्षा और दक्षता को एक ही कहकर पुकारा है और वे निष्पत्ति परीक्षा की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि एक निष्पत्ति या दक्षता परीक्षा यह निश्चित करने को प्रयोग की जाती है कि क्या तथा कितना सीखा गया है और किस दक्षता से कार्य संपन्न किया गया है, और इसमें मुख्य ध्यान भूत और भविष्य का न रखते हुए मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा निष्पत्ति परीक्षण से संबंधित सफलता और अपेक्षित सफलता पर ही ध्यान देते हैं, न कि निरपेक्ष सफलता पर। ठीक है जी। तो बेसिक सी बात है, ये चीज़ हमें समझ में आई। और कुछ व्यक्ति निष्पत्ति परीक्षा और अभियोग्यता परीक्षा में भेद नहीं मानते हैं, परंतु उनकी यह विचारधारा गलत है क्योंकि निष्पत्ति परीक्षाओं और अभियोग्यता परीक्षा में पर्याप्त अंतर है। इन दोनों से संबंधित पूर्व ज्ञान की भाषा की समरूपता का कुछ अंतर है। इवेल जो है उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्पना है जो विद्यालयों के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता और क्षमता का मापन करता है, और इनका विचार यद्यपि यह है कि निष्पत्ति परीक्षा अपेक्षित प्रमाणीकृत अनुभवों को जो विद्यालय पाठ्यक्रम द्वारा अर्जित किए गए हैं उनको मापती है सिर्फ। ठीक है जी। किंतु इसके विपरीत अभियोग्यता परीक्षा दैनिक जीवन से प्राप्त संचयी अनुभवों का मापन करती है। इसके अलावा अभियोग्यता परीक्षा पश्चातवर्ती क्रियाओं की पूर्ववाणी या पूर्व कथन करती है। ठीक है जी। यानी कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद हम देखते हैं कि वो किन किन चीज़ों को सॉल्व कर सकता है, लेकिन जो निष्पत्ति है वो जस्ट उसको कंप्लीट करने के बाद चेक किया जाता है हाँ भी ये कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है। ठीक है जी। अगर हम निष्पत्ति परीक्षा के प्रकारों की बात करें, टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, तो निष्पत्ति परीक्षाएं जो निर्देशन और परामर्श में अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं दो प्रकार की हो सकती है। वे परीक्षाएं जो किसी व्यवसायगत दक्षता को मापने हेतु बनाई जाती हैं, तो इस प्रकार की परीक्षाओं को व्यवसाय परीक्षाएं कहते हैं। और वे निष्पत्ति परीक्षाएं जो विद्यालय के पाठ्यक्रम से किसी एक विषय के अर्जित ज्ञान को मापने हेतु बनाई जाती हैं, वे सिंपली जो होती हैं विद्यालयी निष्पत्ति परीक्षाएं होती हैं। अगर हम निष्पत्ति परीक्षा निर्माण की बात करें तो निष्पत्ति परीक्षा क्या है, इस प्रश्न पर विचार करने के उपरांत अब हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि एक निष्पत्ति परीक्षा कैसे बनाई जाती है, अर्थात एक निष्पत्ति परीक्षण के निर्माण में कौन कौन सी क्रियाएं निहित हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए हमें। सबसे पहले तो इस परीक्षा का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें करना चाहिए जी उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा, उद्देश्य जब निर्धारित हो जाए तो परीक्षा किस प्रकार के लिए बनाई जानी है वो निर्धारित करना चाहिए। परीक्षा जूनियर हाई स्कूल स्तर, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी किस लेवल तक की बनाई जानी है। स्तर जब डिसाइड हो गया तो हमें पाठ्यक्रम का विस्तृत विश्लेषण करना चाहिए जिससे प्रश्न निर्माण में सुविधा रहे और कोई भी पाठ्यक्रम का अंग जो है वो अछूता न छूटे, सभी अंगों पर प्रश्न बन जाए। इसके उपरांत प्रश्न बनाए जाते हैं और अनास्तासी प्रश्नों की रचना के संबंध में कहते हैं कि प्रश्न बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न मोटे तथा वैश्विक हों। प्रश्न कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं, एकांतर प्रत्युत्तर रूप प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, प्रश्न को सही उत्तर से मिलाने वाले और बहुनिर्वचन प्रश्न। ठीक है जी। तो प्रश्न को सही उत्तर से मिलाना इस तरह से, और रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न या फिर सत्य असत्य, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली यूनिट्स में। सरल स्मरण प्रश्न होते हैं, सर्वोत्तम उत्तर प्रश्न होते हैं। ठीक है जी, जिसमें या फिर वर्गीकरण टाइप के होते हैं। तो ये आप अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि ये वेरी वेरी सिंपल है। अगर हम बात करें नेक्स्ट कि अभियोग्यता परीक्षण की परिभाषा और विशेषताओं का वर्णन कीजिए और अभिक्षमता पर टिप्पणी भी दीजिए। देखिए, अभियोग्यता के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। यहाँ कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का वर्णन किया जा रहा है। वारेन ने अपने कोप में अभियोग्यता के संबंध में कहा है कि अभियोग्यता वह दशा या गुणों का रूप है जो व्यक्ति की उस योग्यता की ओर संकेत करती है जो प्रशिक्षण के बाद ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रियाओं को सीखता है, जैसे भाषा बोलने या संगीतोत्पादन की योग्यता। वेस्टमैन एजी अभियोग्यता एक वर्तमान स्थिति है जो भविष्य की ओर संकेत करती है। अध्यापकों या माता पिता को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह तो जन्मजात कवि है या उसमें चित्रांकन की प्रतिभा है, तो उसे हम कहते हैं जी अभियोग्यता।
ट्रेक्सलर ने अभियोग्यता की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है। अभियोग्यता व्यक्ति की दशा या गुणों का संग्रह है जो संभावित विस्तार की ओर संकेत करता है। ठीक है जी। देखिए आगे देखिए, सुपर के अनुसार अभियोग्यता 4 प्रकार की होती है। यह अभियोग्यता की 4 विशेषताएं होती है: विशिष्टता, एकात्मक रचना, सीखने की सुविधा और स्थिरता। बिंगम ने अभियोग्यता की निम्न विशेषताएं बताई हैं।